है ना। तो ये अब एक कंटिन्यूएशन वीडियो है, सेकंड पार्ट है उसका। उस वाली में इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि डस्ट पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम काफ़ी ज़रूरी है और मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए उसमें नहीं हो पाया। तो अब शुरू करते हैं कि एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, मतलब जो वाटर वेपर होते हैं वो अर्थ को चारों तरफ से ढके हुए होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ऑरेंज वाला एग्जांपल से ही याद रख लो, या कोई और एग्जांपल समझ लो, या रहने दो कोई दिक्कत नहीं, रट दो, रटना ज़रूरी है बस, ठीक है। ब्लैंकेट की तरह ढक लेते हैं ताकि जो अर्थ है वो ना तो ज़्यादा कोल्ड हो। कोल्ड कैसे नहीं होगी, मतलब आएगी और निकल जाएगी इंसुलेशन, कुछ फ़ायदा नहीं है। कोल्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, आएगी तो सही लेकिन चली जाएगी, लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगे ठीक से। और टू हॉट इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो वाटर वेपर हैं वो कुछ इनकमिंग सोलर रेडिएशन को भी रख लेते हैं अपने पास, कुछ फिर से बोलता हूँ मैं, सिर्फ कुछ, जैसे आईआर की फॉर्म में कुछ रख लेते हैं और फिर जब जाते हैं तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं उसकी फॉर्म में भी रखता है। वाटर वेपर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, इसको याद कर लो। स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आगे आने वाले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, याद कर लो इसको, रट लो अभी, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब तुम्हें पता होगा, ड्रायर एरिया, टेम्परेचर इन्वर्जन पे भी पढ़ेंगे हम आगे, वो भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंस्टेबिलिटी मतलब कि भाई साइक्लोन्स आ रहे हैं, वेरियस फिनोमेनल्स हो रहे हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर, वो इंस्टेबिलिटी वगैरह आ गया। तो इसको याद रख लो, ये है बस, इसको याद रखने की चीज़ है ये, ठीक है। आगे आते हैं डस्ट पार्टिकल्स पे। तो डस्ट पार्टिकल्स एरोजोल्स वगैरह कुछ भी समझ लो इसे, ठीक है। एरोजोल्स को एक बड़ा सर्कल्स हो जाता है, इसके अंदर ये डस्ट पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो याद रख लो एरोजोल्स के अंदर सस्पेंडेड जो PM 2.0 2.5 जो हम पढ़ते रहते हैं उसके अंदर वो सब आ गया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के पास सफिशिएंट क्वांटिटी होती है, ये भी याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कहाँ से आते हैं ये डस्ट पार्टिकल्स, बस ये समझ लो जो हम देखते हैं मट्टी वट्टी धूल वगैरह, वो अभी एटमॉस्फेयर में कैसे आते हैं हम कैसे माने भाई, हमें तो फील नहीं होते। तो वैसे इंडिया में रहते हो तो तुम्हें फ़ील हो जाएंगे, बट फिर भी अगर तुम ज़्यादा अमीर हो नहीं फील हो रहे हैं, तो जब तुम अपने बाहर गाड़ी खड़ी करके आ जाते हो और बारिश पड़ जाती है तो जो बारिश है वो गाड़ी को पूरी तरह भिगा देती है, और गाड़ी जब सूख जाती है तो गाड़ी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल सूख गई, खुद ही सूख गई, तुमने कपड़ा नहीं मारा क्योंकि तुम अमीर हो, तो और उस दिन ड्राइवर भी नहीं आया तुम्हारा, स्टिल वहाँ पे एक छोटे छोटे से पार्टिकल्स रह जाते हैं गाड़ी के ऊपर, है ना। मिट्टी सी जो दिखती है वो इस वजह से दिखती है क्योंकि जो रेन है वो फॉर्मड ही उसके अराउंड होती है, एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई वो बना लेती है उस डस्ट को, उसके अराउंड वाटर वेपर फॉर्म हो जाते हैं। फिर जब ये एक सफिशिएंट क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब क्लाउड्स होल्ड नहीं कर पाते हैं तो ये बारिश बन के नीचे गिर जाते हैं। ये कंडेंसेशन का भी फॉर्म हो गया, बता दिया मैंने तुम्हें, यहीं पे आगे है वैसे लिखा हुआ, बट याद रखो, है ना। वो 10 पार्टिकल हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया होते हैं। तो बारिश जब पड़ती है तो नहा लेना चाहिए मिट्टी में, बट स्टिल बहुत ही छोटा होता है ये, बहुत ही छोटा, इसलिए जब बारिश पड़ती है तो पता नहीं लगता है इतना, बट जब सूखने के बाद पता लगता है शरीर के अंदर या गाड़ी के ऊपर, गरीब और शरीर के अंदर लगेगा। तो आगे पढ़ते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स कैसे ज़रूरी हैं कैसे नहीं। और डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं, जैसे वाटर वेपर हैं सोर्स के पास ही रहेंगे, वैसे ही ये हैं, ये भी अपने सोर्स के पास रहेंगे, तो नियर द सरफेस होते हैं, आर जनरली कंसनट्रेटेड इन लोअर लेयर्स, ठीक है, बताया था। और फिर जब वो ये कैसे ऊपर जाते हैं, जैसे वाटर वेपर ऊपर जाएगा उसके साथ ही मिल के चले जाएंगे, कन्वेक्शन करंट होते हैं ये, जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है हवा, फिर उसके बाद जब ऊपर उठा देती है, क्योंकि यहाँ पे एक वो बन जाएगा तो ऐसे करके उठा देगी, मतलब ये फिलअप हो जाता है तो ये ऊपर कर देती है, वो अलग प्रोसेस है, आगे वाले में भी है वो, कन्वेक्शनल एयर करेंट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टू ग्रेटर हाइट्स, ठीक है। वैसे लोअर लेयर्स में होते हैं क्योंकि सोर्स वही है उनका। आगे आते हैं डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ठीक है, जिससे बारिश पड़ती है आगे, ठीक है। ट्रॉपिकल एंड कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड एरियाज, ये वाली लाइन याद रख लेना इस पूरे के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ज़रूरी है। इस फाउंड इन सब ट्रॉपिकल, हायर कंसनट्रेशन डस्ट पार्टिकल्स प्रोवाइड होती है सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में, इक्वेटोरियल में नहीं होती क्योंकि वहाँ पे चला जाता है ये शॉर्ट पार्टिकल्स एज न्यूक्लियर, और वहाँ पे डोल्ड्रम रहता है, तुम पढ़ लोगे आगे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट हाँ स्टिल याद रखना कि सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, पोलर में हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ तो ठंडी है ठंडी। तो अब आगे आते हैं स्ट्रक्चर, टॉपिक आज का।
स्ट्रक्चर ये तो पिछली बार का रह गया था, सेकंड वीडियो इसी के लिए है, मेन टॉपिक है पूरा ये, ठीक है। अगर तुम इससे पढ़ोगे ये वो है कि डायग्राम, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसके अंदर तुम याद रखो कि जो टेम्परेचर है ऑन एन अर्थ टेम्परेचर देखें तो वो बढ़ता है, मतलब जैसे अर्थ से ऊपर जाते हैं यानी धीरे धीरे करके, डायरेक्ट ये नहीं है कि घटता चला जाएगा। इट्स अबाउट, क्योंकि आपने देखा होगा माउंटेन्स वगैरह जो हैं उसके ऊपर टेम्परेचर घटता है, पीक पे बहुत कम होगा, हमें ठंडी लगेगी। सेम एलिवेशन पे यहाँ पे कुछ है तो हमें यहाँ गर्मी लगेगी अगर गर्मियों का सीज़न है तो, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर घटता है उसे यहाँ पे होगी एक यूनिट, ये याद रख लेना 6.5 हाँ 1 डिग्री फॉर, और ये ऐसे भी याद रखते हो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ऐसे भी याद रखो। वो सेम ही यूनिट है, जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट लैप्स रेट। कभी पूछ सकता है वो वैसे इस टर्म को, क्योंकि जैसे जैसे टेक्निकल होता जा रहा है ये टर्म आ सकती है कभी भी, ठीक है। एनवायरनमेंट लैप्स रेट कहते हैं इसको। ये दोनों यूनिट याद कर लेना, कोई बड़ा नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही हो जाएगा। डेंसिटी नियर द सरफेस हाईएस्ट होती है, डिक्रीज़ कर जाती है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। कॉलम जो है डिवाइडेड होते हैं 5 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अब वो फॉर्म्ड कैसे होती हैं वो डिपेंड करता है इनके नेचर पे कि क्या हो रहा है इनके अंदर, क्या नहीं हो रहा, टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है घट रहा है ना। तो ये बेसिकली टेम्परेचर बेसिस पे है, ये टेम्परेचर बेसिस पे है। रिलेटिव टेम्परेचर कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। एक और होता है जो डेंसिटी बेसिस पे होता है, वो अभी जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये भी ज़रूरी है डेंसिटी वाला यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। अभी ये देख लेते हैं। टेम्परेचर जो है लोअर मोस्ट लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर को कभी कभी वेदर लेयर भी बोल देते हैं। ये एक बार मीन्स के अंदर आ गया है वेदर लेयर, याद रख लेना, पूछ लेगा, पूछ सकता है, मतलब पता नहीं लगती यूपीएससी की सही में पता नहीं लगती। एवरेज हाइट जो होती है, एवरेज हाइट यहाँ तक होती है 13 किलोमीटर है। ये यूनिट्स हैं, ये तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। रफली 8 नियर पोल्स और 18 नियर इक्वेटर, ऐसे याद रखो इसको। ये पोल्स हैं, पोल्स इक्वेटर, 18 यहाँ है 8 यहाँ है, एवरेज हाइट ये रही ठीक है 13, याद रख लो इसको। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज़ ग्रेटेस्ट, है ना, ये ज़्यादा है ये कम है, क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा बनेंगे तो यहाँ पे कन्वेक्टिव करंट काफ़ी अच्छे से फ्लो करवाएंगे, ऊपर तक जा सकता है, ठीक है, ऐसे याद रखो। और जो वो आती है जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आती हैं उससे, और जो टेरेस्ट्रियल जाती हैं उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली ये टेम्परेचर घट रहा है, ये वाला जो बताया कि क्यों घटता है। ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई शॉर्ट वेव जो लॉन्ग वेव से जा रही हैं, ठीक है, अर्थ गर्म हुई, अर्थ की वजह से ये वाली लेयर गर्म हुई, ठीक है, ये जा रही है। ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर दोबारा कराइए तो इस वजह से जाता है, क्योंकि जा नीचे से रही है ये, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म इससे नहीं हो रहा, ऊपर से नहीं हो रहा, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है नीचे से, ये लॉन्ग वेव से। ऐसे करके याद रखो कि क्यों घटता है, ये है उसका रीज़न असली, कि क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती हैं इस वजह से। ऑल चेंजेस, ठीक है, कहाँ थे, ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स दिस लेयर। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, जो भी ऊपर पड़ा वो सब मतलब मोस्टली यहीं भरा पड़ा है। वेदर लेयर यही है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब लेयर भी यही है, सबसे ज़्यादा परेशान लेयर भी यही है, ठीक है। आगे आते हैं, परेशान तो वैसे स्ट्रेटोस्फेयर भी उतनी ही है, बट पढ़ते हैं अभी। तो जोन जिससे सेपरेट होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर बेसिकली क्या है ना, देखो तुम्हारी गाड़ी चल रही है, तुम एकदम ब्रेक मार के रिवर्स नहीं कर सकते, एकदम ब्रेक मार के रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे ब्रेक मारा एकदम रिवर्स मार दिया, नहीं हो सकता। तुम्हें ब्रेक मार के जब तक गाड़ी रुकेगी नहीं तुम रिवर्स नहीं मार सकते, वहाँ बहुत गंदी सी साउंड मारती है वो गाड़ी, ठीक है। बैठे हो कभी बेवकूफ़ ड्राइवर तुम्हें मिल गया हो तो तुम देख सकते हो, बहुत गंदी, रुकनी चाहिए वो गाड़ी। तो जो रुकना है वो ये ट्रोपोपोज है, क्योंकि टेम्परेचर कुछ हाइट तक स्टेबल होगा, और जो टेम्परेचर एट द ट्रोपोपोज इज़ अबाउट 18 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में है ये, याद रखना। बहुत नीचे चला जाता है टेम्परेचर, -80, बिल्कुल जमने वाली ठंड हो जाती है। शिद्दत देखी होगी तो पता लगा होगा कि ऊपर जाके वो आदमी जम गया था, तो वो प्लेन यहाँ पे कुछ होगा -20 -40 पे, तो बंदा जम ही जाएगा, ठीक है। शिद्दत याद रख लो यहाँ पे, ठीक है। ऊपर जाके जम जाते हैं -80 -45, फ़ायदा रहेगा। आगे याद करते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर इस फाउंड अबव ट्रोपोपोज के ऊपर होती है अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर से। मैंने थोड़ा बता दिया था ऊपर तुम्हें कि ओजोन लेयर कैसे एक पूरे स्ट्रेटोस्फेयर में फैली होती है, और नीचे भी होती है थोड़ी सी स्ट्रेटोस्फेयर, जस्ट सेटिंग ट्रोपोपोज मान लेते हैं, और यहाँ पे भी होती है स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर।
और ओजोन की एक जो मोटी लेयर होती है, जो कहते हैं जो इफेक्टिव तो वैसे ये पूरी है, बट मेन इफेक्टिव यही है, यहीं से रिफ्लेक्ट होकर भग जाएगी यूवी रेस, यही एब्जॉर्ब कर लेगा, तोड़ देगा पार्टिकल्स, है ना, यानी एब्जॉर्ब ही कर लेता है यूवी रेस को। तो ये इफेक्टिव है, ये 25 से 30 तक होती है, 5 किलोमीटर मोटी होती है, और डिपेंड करता है कि किसके ऊपर है। मतलब ये अंटार्कटिक होल हो गया जैसे, वैसे बनती ओजोन क्यों बनती है इसे भी याद कर लो। इक्वेटर पे बनती है ओजोन सबसे ज़्यादा, रटने वाली चीज़ है, रट दो। पर एंटार्क्टिक, और सबसे ज़्यादा फॉर्म होती है, याद रखना है, फॉर्म होती है, लेकिन होती सबसे ज़्यादा पोल्स पे है। वो चली जाती है अपर सर्कुलेशंस होता है, वो उस वजह से ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा होती मोटी लेयर पोल्स पे। फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे होता है इक्वेटर पे, ठीक है। होल भी हमारा पोल पे ही हुआ है बिट कॉन्ट्राडिक्टरी, बस सबसे ज़्यादा होती वही है, ठीक है, याद रखना। उसका एक अलग रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है उसका, मतलब बहुत इंटरनल प्रोसेस चल रहे होते हैं, जा रही हैं ODS जा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो खैर बैन हो गए हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से ओजोन होल हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं मीजोस्फीयर पे। मीजोस्फीयर जस्ट ऊपर लाई करता है, लेयर है, ठीक है। और हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में एक चीज़ याद रखो, इसका स्ट्रेटोपॉज जो है वो क्लोज टू ज़ीरो आता है, ये देखो, ये याद रखो कि इतना इंक्रीज़ होता है कि क्लोज टू जीरो चला जाता है, इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है। इसके अंदर डिक्रीज़ हो रहा था क्योंकि लॉन्ग वेव रेडिएशन से हीट होता है नीचे से, है ना, तो इस वजह से डिक्रीज़ हो रहा था टेम्परेचर, इसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। मीजोस्फीयर को ऐसे याद रखो, ये पहले थर्मोस्फीयर पढ़ लो तुम, है ना, थर्मोस्फीयर से आसानी होगी। थर्मोस्फीयर जो है ये यहाँ पे सन मान लो आ रहा है, हीट कर रहा है, ये तो डायरेक्ट हीट हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चला जाता है। इसका टेम्परेचर आराम से चला जाएगा आपका 600 800 600 800 1700 लोग अभी मैंने देख भी लिया 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आदमी तप जाएगा, लेकिन फील नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है फील करवाने के लिए, तो इसलिए फील कम होगा, मतलब होगा इतना नहीं कि फील नहीं हो रहा, बिल्कुल स्टिल कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो इतना फील नहीं होता है, 1700 तक पहुँच जाता है टेम्परेचर। ये मीजोस्फीयर है। हाँ, इसी लेयर में आइनोस्फीयर है, ठीक है, 80 से 400 किलोमीटर ना, वैसे ये 80 से जाती है अपनी 1000 तक जाती है, ये बताया था। कार्बन लाइन वैसे यहाँ आ गया, बट 1000 तक जाती है ये, और ऊपर तक चली जाती है, ठीक है, 1000-1200 तक याद रखो। नोन एज आयंस होते हैं, और मतलब रिफ्लेक्शन के लिए जो काम करते हैं ना, जैसे आयंस हो गए, इसके अंदर वेरियस लेयर्स होती हैं, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया, है ना। जो D जैसे, हाँ, कुछ बस ऐसे याद रखो, कुछ बहुत सारी लेयर्स होती हैं, कुछ डे के अंदर आ जाती हैं, डे के अंदर रिफ्लेक्शन का काम करती हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन हो जाती है। कुछ डे एंड नाइट बोथ टाइम रहती है, तो हमारी कम्युनिकेशन का काम करती है आयनोस्फीयर, जो कि थर्मोस्फीयर में होती है, ऐसे याद रखो, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और उससे आयनोस्फीयर से ऊपर क्या हो गई, एग्जोस्फीयर हो गई, फिर स्पेस ही आ गया, इससे तो कुछ मतलब है नहीं, पूरा स्पेस आ गया, एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं मीजोस्फीयर की। मीजोस्फीयर जो है वो बनती है थर्मोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के कॉन्ट्रास्ट से, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा है टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बढ़ेगा, ये नहीं कि डायरेक्ट ही बढ़ना शुरू कर गया, बीच में इसका कॉन्ट्रास्ट, मतलब ये एक टाइम तक आके सोलर रेडिएशन आई, बेसिकली मेन इसका कॉन्ट्रास्ट होता है थर्मोस्फेयर का। सोलर रेडिएशन आई, घट रहा है, टेम्परेचर घटता जा रहा है, इस पॉइंट पे आ गए, इतना हो गया मान लो, ठीक है, और यहाँ पे इतना है। अब ये ऐसी लाइन से तो जाएगा ना, ये वाली लाइन है वो मीजोस्फेयर क्रिएट कर देती है 50 से 80 किलोमीटर, 50 से वैसे तो मान सकते हो क्योंकि मीजोपॉज भी होता है इसके अंदर, तो 50 से 60 तक मान सकते हो, 10 किलोमीटर बहुत छोटी लेयर होती है, इतना फॉर्म हुआ। बाकी ये मीजोपॉज क्योंकि पॉज लग जाएगा ना थोड़ा सा, तो देख लेगा 50 80 70, कुछ भी याद रखो, ये हो गया। तो अब डेंसिटी वाइज देख लेते हैं। डेंसिटी वाइज सबसे पहले ये एटमॉस्फेयर है अपना, ठीक है, ये होमोस्फेयर होती है, पढ़ा होगा वैसे तुमने कोचिंग वगैरह में, अगर ढंग की कोचिंग कर रहे हो तो। ये हेड्रोस्फेयर होती है, ठीक है। होमोस्फेयर ये होती है, इसके अंदर जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, जैसे एक पार्टिकल है ये, है ना, एक एयर पार्टिकल है, एयर कॉलम है ये, इसके अंदर जो O2 होगा, नाइट्रोजन होगा, CO2 होगा, आर्गन होगा, नियॉन होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना, जेनॉन होगा, ये सब की जो क्वांटिटी होगी, रेशियो होगा, वो फिक्स रहेगा इस कॉलम का भी, और कहीं से भी कॉलम उठा, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, सबका फिक्स रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, है ना। ऐसे करके याद रख लो कि 2 लेयर बन जाती हैं, है ना, हाइड्रोस्फेयर
तो ये होमोस्फेयर मतलब होमो मतलब सेम होमो मतलब सेम, स्फेयर मतलब एक गोला, ठीक है। ये बेसिकली हमारी मीजोस्फेयर तक होती है, और जो थर्मोस्फेयर होती है वो मेनली हमारी हेट्रोस्फेयर होती है। उस हिसाब से देख लेना। हेट्रोस्फेयर में क्या होता है कि रेयरिफिकेशन शुरू हो जाता है, जो ये गैसेस होती हैं वो अलग अलग बटना शुरू हो जाती है ना, कि कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं। तो ये होमोस्फेयर ही होती है, वो हमारी बेसिकली मोस्टली अप टू 90 किलोमीटर होती है, 80 90 तो उसके ऊपर की हेट्रो हो जाती है। रेयरिफिकेशन इन द सेंस कि जो लेयर जो गैसेज जो है जो सैलिड थी वो अपने अलग अलग रास्ते चलना शुरू हो जाएगी। तो रेयरिफिकेशन होगा कैसे, डेंसिटी वाइज होता है, जो ज़्यादा डेंस होती है वो नीचे बैठ जाता है। ऑक्सीजन अपनी सबसे नीचे आ जाती है आयनिक फॉर्म में, याद कर लेना इसे, ठीक रहेगा। वैसे फ़ायदा ही है, कुछ बुरा है नहीं। सॉरी ऑक्सीजन नहीं आती, सबसे पहले नाइट्रोजन आती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। फिर ऑक्सीजन आयनिक फॉर्म में आ जाती है, फिर हीलियम आ जाती है इससे ऊपर, और सबसे ऊपर आ जाती है हमारी हाइड्रोजन, क्योंकि आउटर स्टेट में सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। आउटर स्पेस में वैसे वो अलग कहानी है कि हाइड्रोजन निकली मतलब वो बहुत अलग है, मिलान को विद साइकिल वो ऑप्शनल वगैरह में चला जाता है, तो याद रखो बस ये वाली, ठीक है। कैसे करके है, तो ये है हेट्रोस्फेयर, क्योंकि रेरिफिकेशन हो गया, डेंसिटी रेरिफिकेशन, ऊपर एटमॉस्फेयर होंगे तो सब लेयर अपने हिसाब से बैठ गई जिस पे यहाँ पे बैठना है, ठीक है। डेंसिटी वाइज होमोस्फेयर में अपना सारा डेंसिटी जो वो है एयर कॉलम जो है उसकी डेंसिटी वगैरह